हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया सा टॉपिक लेके जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो आइए देखते हैं आज हम लोग इस टॉपिक के अंडर क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है ना, उनके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है आप लोगों के लिए वो है क्या, PYQ ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के, देखते हैं क्या है। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या है ना, ये जो बोर्स मॉडल है किन्होंने डेवलप किया था, हाँ किन के नाम पे है? उनका नाम है नाइल्स बोर, मतलब नील बोर। ओके, तो ये जो महाशय है इन्होंने क्या किया था, ये मॉडल ऑफ एटम दिया था। बहुत कुछ मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद ये मॉडल ऑफ एटम इनका उभर कर आया था। तो विच ईयर, इन द ईयर 1913। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट नहीं था कि बोर मॉडल जो है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये डेवलप किसने किया था, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्या है कि इट वाज प्रपोज टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब ये जो चीज़ है ना, नील बोर जी ने जो किया था, क्यों किया था, ठीक है ना। कुछ तो कारण होगा, बिना कुछ कारण के तो कोई कुछ करेगा नहीं डेफिनेटली। तो उनका कारण ये था क्योंकि वे चाहते थे कि वो एक्सप्लेन करे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम का स्टेबिलिटी को लेके बहुत कंट्रोवर्सी था, मतलब बहुत मॉडल्स भी है लेकिन कोई भी मॉडल अच्छे से मतलब स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस अनलाइक व्हाट रदरफोर्ड मॉडल प्रेडिक्टेड। तो मैंने ये पिछले क्लास में आप लोगों को रदरफोर्ड का जो मॉडल है मैंने ये आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो उसका लेके एक पूरा सा सुंदर सा एक वेरी नाइस क्लास है, मतलब रिकॉर्डेड क्लास है मेरा, मैंने ही रिकॉर्ड किया था, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और क्या जो ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन है ना, ये चाह रहे थे, मतलब ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों चीज़ को ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, जिसके वजह से इन्होंने क्या बोर्स मॉडल ऑफ एटम दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इनके पोस्टुलेट्स जो है, पोस्टुलेट का मतलब क्या है, जो फैक्ट्स इन्होंने दर्शाए थे क्या थे। पहला फैक्ट इन्होंने क्या कहा था कि एटम्स कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको एटम्स पढ़ाया था कि एटम्स क्या है। एटम्स को लेके फिर से एक एटम्स को लेके एक सुंदर सा क्लास है, फुल क्लास है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कंसिस्ट ऑफ क्या है ना, स्मॉल हैवी एंड पॉजिटिवली, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस। जो मतलब एटम है ना, एटम का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, याद रखिएगा। बच्चों याद रखिएगा कि एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम के मुताबिक जो न्यूक्लियस है ना, एटम का जो न्यूक्लियस है, जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। और वो जो न्यूक्लियस है ना, वो क्या है, स्मॉल है, बहुत छोटा साइज का है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना। और वो क्या है, हैवी है, मतलब क्या, डेंस है इन सेंटर, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट। मतलब क्या, मतलब यही कि बच्चों अगर आप मान लीजिए कि ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है ना, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो कौन सा कलर लूँ, ये ले लेता हूँ। तो इनके चारों ओर एक ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है ना। और ये जो पाथ है ना, जिस पाथ में ये हर एक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये हो गया। आते हैं इस पे, क्या, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो एनर्जी कंजम्पशन इनका है वो विथ रिगार्ड टू टाइम क्या है,
चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum is an integral multiple of h by twice pi। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में अक्सर ये लाइन बहुत पूछता है बच्चों। ये जो लाइन है ना, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है ना, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, तब आपको ये लाइन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या है? रिवॉल्व ओनली, मैं मिटा दूँ ये, ठीक है, मैं सिर्फ इतना सा मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको ये लाइन दिखे अच्छे से। बस हो जाएगा। क्या है ना, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इज एन इंटीग्रल, याद रखिएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by twice pi। ऑल क्लियर? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको मेंशन करना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आते हैं दूसरे में। तो वो जो h by twice pi था ना, वो यही वाला पार्ट था, एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो n है, n का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। समझ में आ गया ना। अभी आते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट में। क्या है ना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल, एनर्जी दिख रहा है आपको, एनर्जी इज नाइदर एमिटेड नॉर एब्जॉर्ब। मतलब क्या है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, तो और ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब ये एनर्जी लेवल से एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं, तब एनर्जी ना ही इमिट होता है और ना ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स इज गिवन बाय ये वाला del E, ठीक है ना। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स, कौन सा स्टेट है ये? टू स्टेट्स मेंशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू स्टेट? वन इज ग्राउंड स्टेट, दूसरा है क्या है? एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। इज गिवन बाय del E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, मैंने सेकेंड एनर्जी लेवल माइनस फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है ना। आते हैं दूसरा पॉइंट में। क्या है? एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट, डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस, मतलब ये जो ऑर्बिट है ना, इनके बीच का जो दूरी इनके बीच का जो दूरी जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा? इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एनर्जी गैप गोज ऑन इन डिक्रीजिंग। समझ में आया? ऑर्बिट का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना एनर्जी गैप कमते रहेगा, मतलब इस प्रोसीडियर से वो डिक्रीज होता रहेगा। मतलब हाईएस्ट एनर्जी लेवल, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट करते 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 इधर में आ जाएगा क्या? लोवेस्ट। क्यों? डिस्टेंस बढ़ रहा है और एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है ना, डेफिनेटली। तो आते हैं लिमिटेशंस पे। उन्होंने जितना कुछ पोस्टुलेट्स भी दिया था बहुत सारे लिमिटेशंस भी भरकर आए थे। तो क्या है वो कि उन्होंने ना फेल्स टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ये चीज़ उन्होंने मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनका जो मॉडल था, ठीक है ना, वो मॉडल इस फैक्ट को ना एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या, लिमिटेशन का तो मतलब ही यही है ना कि क्या क्या नहीं कर पाए। लिमिट मतलब उनका लिमिटेशन क्या है कि कौन सा चीज़ उनको बांध कर रख दिया, काइंड ऑफ ना। तो देखिए, तो क्या है ना, डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ना, इलेक्ट्रॉन्स
किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द ऑर्बिट, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्या, डज नॉट सपोर्ट द एजम्पशन ऑफ MBR इज इक्वल्स टू NH/2 ये एजम्पशन है ना, ये एजम्पशन को सपोर्ट ही नहीं हो रहा था उनके मॉडल में। फिर क्या है, वो जो डी ब्रॉय नॉट इन एग्रीमेंट विथ डी ब्रॉय एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनको लेके भी मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा, ठीक है ना। मतलब कि जो डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस था और हाइजेनबर्ग्स का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, इनका मॉडल उनके साथ मतलब मैच नहीं कर रहा था, मतलब एग्रीमेंट में नहीं था ना वैसे तो। सिमिलरली यही केस है, डज नॉट एक्सप्लेन क्या, स्टार्क एंड ज़ीमैन इफेक्ट। समझ में आया क्या है, स्टार्क एंड ज़ीमैन इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट भी उनका जो मॉडल ऑफ एटम है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट, द डेरिवेशंस फ्रॉम बोर्स थ्योरी क्या है देख लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नीट के लिए बता दीजिए, आप JEE के लिए बता दीजिए। ये जो है ना आप एकदम अच्छे से यही चीज़ आपके दिमाग में एकदम प्रिंट बिठा लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस में। देखिए क्या है ना, एनर्जी का वो क्या है, -1312 Z² बाय n² किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। Z यहाँ पे क्या है, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, मैंने आपको क्लास लिया था, आप देख लीजिएगा प्लीज़। और n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और n का दूसरा नाम क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। ये है एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऐसे दर्शाता है। ये है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऐसे दर्शाता है, और ये स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट को दर्शाता है। आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। ये तीन फॉर्मूला आप एकदम अच्छे से लिख के फ़ोटो खींच के चाहिए तो आप अपने दरवाजे वॉल पे जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं स्टडी टेबल पर चिपका दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये नीट का प्रीवियस पेपर है 2025, इसी साल का है। एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम आर गिवन, RH है इतना और A0 है इतना, तो आपको निकालना है आंसर कौन सा है, ठीक है ना। मैं आपको आप इसको सॉल्व करके ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये और ये फॉर्मूला आप यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना बच्चों, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का सवाल, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ थैंक यू बच्चों। आई बिलीव आपको ये क्लास पसंद आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।